Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 3rd February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज हाई कोर्ट रिफ्यूजेस इंटरिम रिलीफ टू ज्ञान व्यापी मॉस्क पैनल. अब देखिए, आप सभी को यहाँ पर पता है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ज्ञान व्यापी मॉस्क का जो बेसमेंट एरिया है वो हिंदूज के लिए वहां पर क्या किया जाए, पूजा पाठ की वहां पर व्यवस्था पूरी की जाए, कि मतलब जो आपके हिंदूज हैं वहां पर पूजा कर सकते हैं. ओके, ये आपका क्या था, आप वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था. इसी के चलते आप बात करेंगे जो अंजुमन इंतजामा मस्जिद कमेटी है, वो कमेटी कहाँ जाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाती है. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी ये जो इंटरिम रिलीफ है टू द ज्ञान वापी मॉस्क, इसको यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है और ये कहा है कि अभी जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है इसे यहाँ पे फॉलो अप किया जाएगा. अब फर्दर यहाँ पर क्या होता है, फर्दर क्या चीजें निकल कर आती हैं, अब देखिए वहीं पर ये सारी बात आ रही है कि ये क्या हो रहा है, सारी चीजें जो हमारा वर्शिप लॉ है, वर्शिप लॉ है, इसका यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से वॉल्यूशन किया जा रहा है. और अब इसमें फर्दर क्या निकल कर आता है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है पॉपुलेशन प्रायोरिटीज. देखिए, ये आर्टिकल हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि एक्सपोजिंग इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट टू द वर्ल्चर्स, कि इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, अब इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हम किस तरीके से यहाँ पर मतलब एक्सपोज किया गया है कि दूसरी कंट्रीज यहाँ पर आए और इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको यहाँ पर कैप्चर कर सकती हैं. सो ये अभी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम बात करते हैं इस आर्टिकल की पॉपुलेशन प्रायोरिटीज. ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसे आप जीएस पेपर 2 पॉपुलेशन वाला जो आपका ऑप्शन है, सब्जेक्ट है, आई मीन जो सो दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, पॉपुलेशन प्रायोरिटीज. इसे आप जीएस पेपर 2 से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं. पॉपुलेशन जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से इसको लिंक किया जा सकता है. पॉपुलेशन प्रायोरिटीज. अब देखिए, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है. सो हियर यू विल सी दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड दैट हायर पावर्ड कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंसिडर द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस. तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और डेमोग्राफी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. लेकिन आप सभी को पता है कि 1881 से हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो हमारा सेंसस कंडक्ट हुआ था, हम यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहे हैं. सो इट वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 1881. उसके बाद से यहाँ पर कंटिन्यूशन में हमने ये देखा कि हर 10 साल बाद क्या होता है, आपकी जनगणना होती है जिसे हम पॉपुलेशन सेंसस भी कहते हैं. बट 2000 लास्ट जो आपका सेंसस हुआ था, कब हुआ था, 2011 में. अब कब होना था, 2021 में. बट ड्यू टू कोविड यहाँ पर 2021 का जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हो पाया. अब कौन सा आ गया, 2024 में मतलब कि आपका सेंसस कंडक्ट होना था. मतलब गवर्नमेंट ने आपकी ये कहा कि अब 2024 में सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा. बट अब गवर्नमेंट फिर से डिनाई कर रही है कि 2024 में तो इलेक्शन है और इलेक्शन और सेंसस को एक साथ हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. तो अभी इसको क्या किया जा रहा है, फिर से डिले किया जा रहा है. और इसके लिए वो अदर ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, ये ऑप्शन लेकर आ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वे करेंगे. हम एक बड़ी सी कमेटी बना देंगे, हाई स्टैंडिंग कमेटी बना देंगे और उस कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा, इंडिया की जो पॉपुलेशन यहाँ पर राइज हो रही है और यहाँ पर पूरा सर्वे किया जाएगा. तो उस सर्वे के अंडर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी क्या पॉपुलेशन है. बट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा कि सर्वे तो बहुत सारे होते हैं, है ना. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ पर स्टैटिकल रिपोर्ट्स इन 2022 है आपकी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ पर होते हैं, टोटल यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है ये सारी होती हैं. तो मतलब सर्वे तो हमारे पास बहुत होते हैं. लाइक हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं,
ओके। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी हम सर्वे बात करते हैं, इसमें आपके जो वेरियस पॉइंट्स है, लाइक पॉपुलेशन से लेकर आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी फैमिली में उनका जो स्टेटस है फैमिली मेंबर्स का वो क्या है, कितने लोग हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, उनका जो हेल्थ स्टेटस है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। बट पॉपुलेशन जो आपका सेंसस होता है और सर्वे होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको ये समझना होगा दैट पॉपुलेशन में और सर्वे में, मतलब जो आपका सेंसस होता है, सेंसस एंड सर्वे, देयर आर ह्यूज डिफरेंस। व्हाई? देखो, आपकी कोई भी पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है, तो उस बेसिस पर हमें ये स्कीम बनानी है। ये क्या हम सर्वे देखने जाते हैं कि इस सर्वे में इतने नंबर्स ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन आई है? नहीं, हम सर्वे में सिर्फ क्या करते हैं, सर्वे कंडक्ट कराते हैं और हमें एक छोटा सा जनरल एक कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मिलती है। बट सेंसस से हमें क्या मिलती है, हमारे पूरे देश की जनता के बारे में पता चलता है कि हमारे देश में कितनी जनता है, कितनी पॉपुलेशन है, हमें एक एक्यूरेट नंबर मिलता है उस चीज से। अब फर्दर जब हम कोई भी पॉलिसी बनाने जाते हैं, अभी भी यहाँ पर जितनी पॉलिसीज आपकी बन रही हैं उसमें 2011 का जो डेटा है उसको यूज किया जा रहा है। ओके, सो जो सेंसस होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट गवर्नमेंट इसे डिले कर रही है। फर्दर इसमें सेकंड पॉइंट ये डिस्कस किया गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात है, इट वाज कंडक्टेड इन 2019 एंड 21। इसमें ये शो किया गया है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कैसा हो रहा है, धीरे धीरे अब फॉल हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, जो वो ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, 2.1% होना चाहिए। बट अब इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.0% है। अब 1% भी डिक्लाइन, इसका मतलब क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक फैमिली में, जैसे कि एक कपल्स है, उन कपल के बीच में यहाँ पर 2.1 का रेशियो, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। ये एवरेज है 2.1, आप इस नंबर में मत जाइए, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ओके, एग्री किया। धीरे धीरे क्या होगी, यंग पॉपुलेशन आपकी ग्रो करेगी और ग्रो करते करते वो एक ओल्ड एल्डरली स्टेज पर पहुंचेगी। फिर एक टाइम ऐसा जाएगा कि उनकी जो काम करने वाली कैपेसिटी होती है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर डिक्लाइन होता है, इट मीन्स मतलब आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो कम पैदा हो रहे हैं। आपका पॉपुलेशन तो राइज हो रहा है, बट जो बच्चे मतलब एक ऑन एन एवरेज होना चाहिए वो कम पैदा हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपकी यंगर जनरेशन है ना, यंग पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, जो कि किसी भी कंट्री के लिए क्या है, गुड साइन नहीं है। इंडिया की भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। आप देख सकते हैं इन बिहार इट इज 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, Manipur 2.17, having a total fertility rate above 2.1. Clearly, high population growth of kind seen in 20th century has been largely arrested. यहाँ पे कुछ स्टेट्स में तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमें हाई दिखाई दे रहा है, देखिए आप 2.1 से भी ज्यादा दिख रहा है, बट इन सम स्टेट इट इज बिलो द 2.1। तो ये हमारे लिए धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, कंसर्न बनता जा रहा है। तो द पॉपुलेशन शेयर ऑफ सदर्न स्टेट्स रिड्यूस बाय 21% इन 2011 फ्रॉम 26% इन 1951। अब हम बात करते हैं, देखिए नदर्न स्टेट्स में तो अभी भी पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, आपका राइज हो रहा है, ये जो सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। सदर्न स्टेट्स में क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन हो रही है। क्यों? आप सभी को पता है कि 1951 में आपकी एक पॉलिसी आती है कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है, जिसमें सदर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सदर्न स्टेट में 1951 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी इट वाज 26%, बट इन 2011 इट इज हमें ये पॉपुलेशन सेंसस से ही पता चला है कि उसमें 21% क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। बट इन नदर्न स्टेट्स ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पर अच्छे से नहीं हुआ और अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसी की वजह से आप लोगों को पता होगा, ड्यू टू दैट थिंग जो आपकी लोकसभा में सीट्स का होता है ना, सीट का एलोकेशन होता है, यहाँ पर जो आपका फाइनेंस कमीशन द्वारा फाइनेंस का एलोकेशन होता है तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पर ही होता है। सो ये थोड़ा यहाँ पर इशू बना हुआ है। सो डेमोग्राफिक शिफ्ट इन इंडिया एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव रिजल्टेड इन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। The much touted demographic dividend, the relatively high proportion of the working age population in the developing world.
is meaningful only if there are sufficient jobs and if they enjoy some degree of social security that will help them when they age। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट इंडिया में हो रहा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी। ओके उनकी डिमांड होंगी, उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उनको हाई डिग्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी दे आर बीइंग प्रोवाइडेड और नॉट। सो ये चैलेंज हमारा बनता जा रहा है। नॉर्म्स फॉर्म जो यहाँ पे जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अगर पॉपुलेशन में जो शिफ्ट हो रहा है इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं इनमें भी शिफ्ट होना चाहिए। और ये सब कैसे हो पाएगा? जब हमारे पास एक एक्यूरेट डेटा होगा कि हाँ हमारे पास इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, इतनी चीजें हैं, उस बेसिस पर ही हम काम करते हैं ना। सो आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। अब देखिए हमारा इंटरिम बजट आया। In the life cycle of evolution and all history, there are moments of transformation. India has seen a decade of transformation from being underdeveloped to developing to now becoming the fastest growing economy in the world. यहाँ पर एक evolution बताया जा रहा है कि अगर आप history उठाकर देखेंगे तो किसी की भी लाइफ साइकिल हो उसमें evolution होता ही है। जस्ट लाइक दैट इंडिया में भी यहाँ पे वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिले। लाइक इंडिया वॉज अंडर डेवलप्ड कंट्री, नाउ इट हैज बिकम डेवलपिंग कंट्रीज एंड एट दिस टाइम एट प्रेजेंट टाइम इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो ग्रोइंग है कंसिस्टेंसी है इट इज 7%। अगर अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज की हम बात करते हैं सो इट इज 2.5%। सो यू कैन सी द डिफरेंस, कितना ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है इसमें भी बहुत ज्यादा एडमायरेशन हमने यहाँ पे इसको जीता है। ओके द कंट्री हैज ऑल्सो बैलेंस द फाइन लाइन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज। हमने यहाँ पर स्किलफुल जो हमारे अदर नेशंस है, जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिसमें हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ओके अब दूसरी हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जो हमारा यहाँ पर बजट पेश हुआ है उस बजट में मेनली जो इंटरिम बजट है, सो द बजट रिफ्लेक्ट्स द एस्पायरेशन ऑफ अ न्यू इंडिया बाय लेइंग आउट द इमेंस अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ अस। ये जो हमारे सामने बजट आया है उसमें बहुत सारे हमारे पास एस्पायरेशंस हैं जिसमें हमारे पास इमेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को एक न्यू इंडिया में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके पहली चीज में बात की जा रही है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स आर नीडेड। यहाँ पर हेल्थ चेक पर ज्यादा फोकस किया गया है और इस आर्टिकल में यहाँ पर सर्विकल कैंसर को डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल को हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द इनिशिएटिव इन द इंटरिम बजट टू प्रमोट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन अमंग यंग गर्ल्स। हमारा जो इंटरिम बजट था उसमें इस इंटरिम बजट में HPV वैक्सीन जो है इसको प्रमोट किया गया है बिटवीन अमंग द यंग गर्ल्स, जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनके बीच में। अब ये क्या है, HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। व्हाट इज दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? इसके कारण होता है आपका सर्विकल कैंसर। अब आप लोग के माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि व्हाट इज दिस सर्विकल कैंसर, ये क्या होता है। देखिए अभी इसको हम समझते हैं। सर्विकल कैंसर ये है आपका सर्विकल कैंसर। आप सभी को पता है ये मेनली होता है आपको किसमें, फीमेल में होता है। फीमेल का ये आपका होता है यूट्रस। यूट्रस की बात करते हैं, ये होता है फीमेल का सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। अगर हम इसका नॉर्मल व्यू देखते हैं सो ये आपका एक हेल्दी सर्विक्स है और ये आपका वेजाइना है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। अर्ली स्टेज की बात करते हैं सर्विकल कैंसर में क्या होता है, यहाँ पर जो कैंसर टिश्यू होते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे कैंसर टिश्यू डेवलप होने लगते हैं और धीरे धीरे ये यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, है ना। ये जो वायरस होता है ये यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं और यहाँ पर एक तरीके से क्रिस्ट बन जाता है, गांठ जिसको हम कहते हैं ना, गांठ बननी स्टार्ट हो जाती है और ये पूरी यहाँ पर गांठ बनते बनते ये पूरा आपका जो सर्विक है यहाँ पर पहनने लगती है और ब्लीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मतलब यही इसी पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये पूरा पार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप इस पिक्चर में देखेंगे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ये कैंसरियस टिश्यू है, ये टिश्यू यहाँ पर पूरा अकोमोडेट हो जाता है और जिसके कारण ये गांठ बन जाती है और यहाँ से ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज कैंसर सर्विकल। इस कैंसर को हम क्या कहते हैं, सर्विकल कैंसर कहते हैं। इसके बारे में पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर्विकल कैंसर स्टार्ट इन द सेल ऑफ द सर्विक्स। द सर्विक्स इज द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस। ये हमारा जो यूट्रस होता है उसका जो नैरो एंड होता है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। ओके सो
Various strains of human papilloma virus play a role in causing more cervical cancer that is transmitted through sexual contact. So ये जो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये कॉज करता है जिसके कारण आपका सर्विकल कैंसर होता है, और मेनली कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। मतलब अगर आप सेक्सुअली बहुत ज्यादा किसी के साथ कॉन्टेक्ट है, आपके जो जेनिटल पार्ट्स हैं वो उनके बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, सो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ये वायरस होता है। व्हेन एक्सपोज टू HPV और अदर भी यहाँ पर चीजें हैं कि जो टच वगैरह होते हैं उससे भी यहाँ पर हो जाता है। व्हेन एक्सपोज टू HPV, अगर आप इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, द बॉडीज इम्यून सिस्टम टिपिकली प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम हार्मिंग। पहले हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रिवेंट करती है कि वो जो वायरस है हमारी बॉडी को यहाँ पर हार्म ना करे। बट क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि उसको हम क्या कर पाए, ज्यादा देर के लिए इम्यूनाइज कर पाए। तो इसको यहाँ पर कैंसर इंडिया की बात करते हैं। सो इन इंडिया सर्विकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आपका फर्स्ट नंबर पर आता है इंडिया में, एंड सर्विकल कैंसर सेकंड नंबर पर आता है, जिसके कारण यहाँ पर विमेन सबसे पहले क्या है, अवेयरनेस नहीं है। आपको ये समझना होगा कि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है सर्विकल कैंसर, थोड़ा बहुत भी यहाँ पे पेन होता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि ओके। यहाँ पर जो विमेन है अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बातचीत नहीं करती, सेकंड थिंग ये हो जाती है। थर्ड, इसमें अगर बातचीत भी होती है तो हमारे पास इतना ज्यादा स्क्रीनिंग का प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्विकल कैंसर के बारे में आज हमें पता है, ये पहले भी हमें पता था, बट इस चीज पर जो ध्यान है आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, अगर यहाँ पर 5 डेथ हो रही है तो उस 5 में से जो 1 डेथ है ड्यू टू दिस सर्विकल कैंसर वो इंडिया से हो रही है। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, इसलिए इस पर अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो ये जो न्यूज है आपकी करंट अफेयर में आ गई, इसलिए ये टॉपिक आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो इंडिया कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल सर्विकल कैंसर बर्डन। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1 in every 4 डेथ, मतलब 4 डेथ हो रही है ड्यू टू दिस कैंसर, और उसमें से एक क्या है आपका इंडियन होगा ग्लोबली ड्यू टू सर्विकल कैंसर। तो ये हमारे लिए इश्यू बना हुआ है। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि हम क्या करेंगे, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इसकी वैक्सीन अमंग द यंग गर्ल्स, इसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। ओके, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में हमने इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट वॉज लाइक 53 ईयर पहला था, अब हमने हमारे हेल्थ सेक्टर में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज नाउ 70 ईयर्स, है ना। तो ये इसमें हमारा बजटरी हम मतलब कि बजट में जो हमारा हेल्थ पर एलोकेशन है वो आपका इंक्रीज हुआ है, जो कि रिमार्केबल है। नेक्स्ट इसमें इनोवेशन की बात की जा रही है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट एरा में आ गए हैं और यहाँ पे वेरियस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर में आपका हो रहा है। इसके लिए हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरियस स्कीम्स लेकर आ रहे हैं जिससे कि हम डीपर सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकें और अच्छी क्वालिटी ऑफ को क्या कर सके, यहाँ पे एक्सेस कर सके। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज उत्तराखंड पैनल ऑन यूसीसी सबमिट रिपोर्ट टू सीएम धानमी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, उत्तराखंड में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की 5 मेंबर ऑफ कमिटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो इस कमिटी ने अभी क्या किया, अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको अपनी जो रिपोर्ट है 750 पेजेस की इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट किया है। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा पूरी हिंदी लैंग्वेज में ये आपकी रिपोर्ट, इसमें कोई भी उर्दू लैंग्वेज का यूज नहीं है। इस कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि जो ट्रिपल तलाक है और हलाला प्रैक्टिस है इसके लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को रिकमेंड किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उसको यूसीसी के एम्बिट से एक पूरी तरीके से क्या किया है, सजेस्ट किया है कि इसे हम बाहर रखेंगे, यूसीसी के एम्बिट में ट्राइबल्स को नहीं लेकर आया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे बातचीत की गई हैं। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में देखिए। अभी ये बना हुआ था ना कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे इंडिया में। इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में वेरियस पर्सनल लॉ एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, हिंदूज का यहाँ पे पर्सनल लॉ हुआ, क्रिश्चियंस का यहाँ पर पर्सनल लॉ हुआ, जिसमें यहाँ पर जैसे कि उनका जो डाइवोर्स का किस तरीके से उसमें डाइवोर्स होता है उनका प्रोविजन अलग है, मुस्लिम्स में डाइवोर्स अलग होता है, हिंदूज में डाइवोर्स अलग होता है, क्रिश्चियंस में अलग होता है। ओके, उनकी शादी जो आपकी मैरिज होती है वो अलग होता है, एडॉप्शन के यहाँ पे जो इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी जो आपके मतलब सब्जेक्ट है, तो हर एक पर्सनल लॉज में यहाँ पर अलग अलग है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो आपका जो मैरिज है, डाइवोर्स, एडॉप्शन
और प्रॉपर्टी, इन सब के लिए क्या होगा, आपका एक सिंपल कॉमन लॉ होगा। तो अभी कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। सो अगर हम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, सो इट प्रोवाइड फॉर द वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड adoption. Article 44, it's laid down that the state shall endeavor to secure UCC for the citizens throughout the territory of India. यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 24 है, सॉरी 44, ये आपका किस में आता है, डीपीएसपी। इसको हमने डीपीएसपी में, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि ये हमारे स्टेट्स को कुछ कह सकते हैं स्टेट्स को पॉलिसीज, मतलब डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि अगर कंट्री की जो सिचुएशन, स्टार्टिंग में इसको क्यों नहीं लेकर आया गया, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, माहौल ऐसा नहीं था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करें, इंप्लीमेंट कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा कि जब कंट्री की कंडीशन हमें लगेगा कि अच्छी हो गई है और अब इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, सो वी कैन डू देयर। अब इसमें कुछ फेवर्स आर्ग्यूमेंट आते हैं कि अगर हम यूसीसी लेकर आते हैं तो इंडिया में क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी, जेंडर जस्टिस होगा, सेक्युलरिज्म यहाँ पर प्रमोट होगा, वेरियस जो कमिटीज हैं, है ना, तो वो यहाँ पर जो होमोजीनियस पर्सनल लॉज हैं वो यहाँ पर हट जाएंगे, एक आपका सिंपल लॉ रहेगा। बट कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। क्या अगेंस्ट में है कि ये क्या करेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्मिटी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी, जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं, लाइक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो इनका धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स आ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें, और ये जो आर्टिकल 25 है हमारा, टू प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजियस, ये इसको क्या करेगा, वॉलेट करेगा। तो अभी देखिए, अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी इंप्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हमारे लिए टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।